हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो उसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो पार्ट 2। ठीक, दिस इज द वीडियो पार्ट 2। तो हम लोग वीडियो पार्ट 2 में चल रहे हैं और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन 2x और ये dx। ठीक, तो इसका हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, वहां से भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक यूज ये करें, डायरेक्ट ही कर लो। दो तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम या तो 2x इक्वल टू टी पुट करके और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगा, या इसको हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, 2x इज इक्वल टू टी पुट किया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 dt। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन जब हम लोग x जगह पे 0 यहाँ पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। और जब x जगह पे यहाँ π/4 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन t और dt। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बता रहे हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ याद रखने में उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स हो, अदरवाइज 0 to π/2 कॉस एक्स डी एक्स हो, इन दोनों की वैल्यू 1 आती है ऑलवेज। आप किसी भी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक, ठीक है, इन दोनों वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो, 0 to π/2 साइन टी dt, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप देखेंगे इस पे डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1/2 इंटू 1। देन आई इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 1/2। और दूसरा ऑप्शन एक ही है कि इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर लें। तो अगर उससे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और लिमिट यहाँ लगाई जाएगी 0 to π/4। ठीक है, तो -1/2 आपका बाहर आ जाएगा। π/4 पुट करेंगे तो हो जाएगा cos π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos π/2। -0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0। ठीक, और cos π/2 होता है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। आंसर क्या आ गया, 1/2। तो आप इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें। अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है ये वाली, तो आप इस तरह से करिएगा, ये वाला मेथड लगाइएगा। और नहीं तो फिर आप इस पे इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 11 वाला हमारा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक है। इस वाले में क्वेश्चन मिस्टेक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया है वो डायरेक्ट सभी को 1 मार्क दे दिया गया। मतलब ऑप्शन मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन ये बन ही नहीं रहा है। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, आपको इक्वल साइन चाहिए, और वो इसमें कहीं है नहीं, तो इसलिए इक्वेशन नहीं बन रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो जनरल मार्किंग की गई थी, सभी को 1 मार्क्स प्रोवाइड कराया गया था, इसलिए हम इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नहीं है। जनरल मार्किंग दो कंडीशन में होती है, जब हमारे चारों ऑप्शन गलत हों या क्वेश्चन में मिस्टेक हो। तो ऑप्शन तो चारों सही है, मिस्टेक हमारा किसमें, क्वेश्चन में मिस्टेक, इसलिए इस पे जनरल मार्किंग दी गई थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो सभी को 1 मार्क्स दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं 13 पे। 13 ये आ गया। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दो वेक्टर ये कोलिनियर, तो देखिए ये डायरेक्ट कंडीशन दी थी, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन याद है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। इसका आप समझ रहे होंगे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर टिक कर लिया, कौन सा हो गया, बी। अब ये होगा कैसे, ये भी समझ लो कि एक इसका भी कैसे आया। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी।
और इसी से हम लोग ये वाली कंडीशन बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, A1i प्लस A2j प्लस A3k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब यहाँ से जब हम कंपेयर करके देखेंगे तो A1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, B1 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, A1 अपॉन A2। वैसे ही V2 इज इक्वल टू, जब J का कंपोनेंट कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, सॉरी V2 नहीं यहाँ पे आएगा A2, जब J का कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा टाइम्स V2। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A2 अपॉन V2। सेम हम लोग किसके लिए निकाल लेंगे, A3 के लिए। तो ओवरऑल जो हमारी कंडीशन है वो हो गई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, एक तो ये होती पैरेलल की कंडीशन कोलिनियर की, ठीक है। और एक आपकी कंडीशन ये होती, कहीं कहीं आपको ये वाला भी फॉर्म मिलेगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, कहीं कहीं आपको ये वाला भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो इसमें से आपको चेक करना। एक कंडीशन और होती है, उसको भी देख लो। एक कंडीशन होती है ये कि आपका जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो वेक्टर। तो एक कंडीशन ये भी होती है कोलिनियर की, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये तीन कंडीशन है वेक्टर टू वेक्टर कोलिनियर होने के लिए, इनको याद रखना। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो ये A1 A2 ये जो आ रहा है, इनकी जगह L1, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, ये L1 और L2 भी हो सकता है, यहाँ पे M1 अपॉन M2 भी हो सकता है, यहाँ पे N1 अपॉन N2 भी हो सकता है, ठीक है। वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आ जाएगा, ये किसमें, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है, ठीक। अब हम लोग बात थोड़ा सा यहाँ पे और हम टाइम देंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक कंडीशन और बता दूं, अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, दो आपके जो वेक्टर दिए गए वो क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाता वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो दो कंडीशन मिलती हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये कंडीशन जो होती है टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर की होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूरा हो गया, आंसर मैंने पहले टिक किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ठीक। 13 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें अब आपको काम करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन है 3D का है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका ज्यादा। तो यहाँ पे पहले मैं स्लाइड एक तैयार कर लूँ, ठीक। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व 14 वाले को, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको रीड करना पड़ेगा केयरफुली। यहाँ पे क्या इन्होंने, ए यूनिट वेक्टर, ये देखिएगा, ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन इक्वल एंगल बट एक्यूट एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्यूट मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या लिए जाएंगे, सभी डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव लिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। और यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में जो आइजेको कंपोनेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ही आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिखा देते हैं एंगल क्या है, इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या दिखा दिया, बीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया, गामा। अब आपके पास फिर एक रिजल्ट होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ बीटा नहीं आएगा, अब बीटा की जगह पे यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से रिजल्ट आपको मिल गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब अगर ये आपको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं इसको, जब एंगल इक्वल है तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पे कह दिया इन्होंने अल्फा इज एक्यूट एंगल कह दिया,
तो हमारा जो यहाँ पे लिया जाएगा कॉस अल्फा, और वही किसकी वैल्यू होगी, कॉस बीटा होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, कॉस गामा। इन तीनों की वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेगी आपको प्लस का रूट थ्री, माइनस वाला नहीं लेंगे। माइनस वाला क्यों नहीं लिया गया ये आपको बता दिया, क्योंकि एक्यूट एंगल कह दिया है। अगर एक्यूट एंगल नहीं कहे होते तो हम दोनों लेके चलते। एक्यूट जगह अगर ऑब्टूज कहे होते तो फिर प्लस वाला छोड़ के कौन सा लेते, माइनस वाला लेते। ठीक, ये वाली, तो इसलिए हमारा कॉस अल्फा बीटा कॉस गामा निकल आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, ये होता है एल, ये होता है एम, और ये क्या होता है एन। तो जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ए कैप यहाँ पे आपको मिल गया आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट थ्री। ठीक, अब एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपका ऐसे सिंपल वेक्टर दिया गया, यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया है, मान लीजिए वेक्टर बी दिया गया आपको, और बी में आपका आई प्लस टू जे प्लस के है, तो 1,2,1 ये इस वेक्टर के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। और जब ये यूनिट वेक्टर दिया जाता है तो उसमें ये क्या बन जाते हैं, आई जे के कंपोनेंट, ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे आपको कौन सा वेक्टर दिया गया है, ये यूनिट वेक्टर दिया गया ये। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, एल आई एम जे एन के। और जब सिंपल वेक्टर बी है तो यहाँ पे आई जे के साथ क्या लिखा जाता है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से मेरे डायरेक्शन के कोसाइन हो गए। बट यहाँ पे बी ना करके यहाँ पे सी कर लो, क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो इसको, समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, बी की जगह पे यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा वेक्टर सी कर लेते हैं। ठीक, समझाने के लिए केवल लिखा था। अब ये हो गया, अब यहाँ पे वेक्टर बी दिया गया है, तो हम इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज पर राइट करते हैं। इसको समझाने में टाइम लगेगा, बट आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक, समझाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हर चीज इसमें बतानी, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें बताने के लिए थ्री डी में। तो यहाँ पे मैं फिर से राइट कर ले रहा हूँ, वेक्टर ये अपना कितना आया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट थ्री। अब आपको यहाँ क्या कहा इन्होंने, वेक्टर नहीं सॉरी, प्रोजेक्शन पूछा है। ठीक, इसमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप ऑन बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला इसका राइट किए दे रहा हूँ। जब भी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर वी की बात करते हैं तो उसको लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। अब यहाँ पे क्या अंतर है दोनों में, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ किसकी बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप ऑन बी वेक्टर है। तो यहाँ पे ए तो ऐसे ही रहेगा, तो ए यहाँ पे कैप था ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कैप डॉट क्या हो जाएगा, बी कैप। इसको हम लोग राइट कर लेंगे ए कैप डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोजेक्शन के लिए वैल्यू पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू ए कैप आपका आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट थ्री। ठीक, डॉट बी वेक्टर आपका 5i प्लस 7j माइनस के। ठीक, अपॉन में क्या आया, इसका मॉड, तो इसके मॉड के लिए क्या लिखा जाएगा आपका, 5 5 जा 25 प्लस 49 प्लस 1। ठीक, एक मिनट। ठीक है, अब जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में देखिएगा क्या आएगा, बट आप जब करेंगे तो बहुत जल्दी इसको करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन होते हैं। आई का आई से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, 5 प्लस 7 और माइनस 1 अपॉन ये रूट थ्री ऐसे ही रहेगा, इनटू ये कितना हो जाएगा, रूट 75। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 माइनस 1 11 अपॉन ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू 75 को राइट करेंगे हम 25 इंटू थ्री, देन 5 रूट थ्री।
तो 3 × 3 3 हो जाएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा 11/15, 5 3 या 15। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, 11/15, ऑप्शन ए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसमें 2 पेज में इसको किया है। 2 पेज में करने का रीजन यही है कि थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब 14 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये भी थोड़ा 3D के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेंगे, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत इजीली आपको कर पाना है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एक लाइन ये दी गई और एक लाइन आपको ये दी गई। तो एंगल या कुछ भी हम जब लाइन के इक्वेशन पे कुछ भी कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पहले जो दिया गया वो राइट कर लो, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी कुछ कर पाएंगे। तो अभी क्या है यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड, और स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का क्या होता है, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ अलग नहीं होता, बट यहाँ आप देख रहे हैं आप कि ये जो एक्स वाई जेड आ रहा है इन सबका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। देखो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, +1 होना है, +1 के अलावा अगर कुछ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर वो नहीं है। तो इसमें देखिए अभी क्या है, यहाँ पे x के साथ 2 है तो 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x/1/2, x/1/2, x/1/2 इज इक्वल टू y/1/3 इज इक्वल टू z/-1। अब यहाँ माइनस कुछ हुआ नहीं तो वहां पे माइनस हम क्या मान लेंगे, जीरो रहेगा। तो जीरो लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये आ रहा देखिए, अब ये इसके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हो गए ये इसके सभी, ये सभी क्या हो गए इसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन नहीं होंगे सॉरी, ये अभी डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के हम लोग क्या करके इनका एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x/6/2 इज इक्वल टू y/6/3 इज इक्वल टू z/ क्या हो जाएगा डायरेक्ट -6। तो यहाँ से आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया वो मिल गया x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/-6। अब एक काम ये भी बच्चे आप कह सकते हैं कि सर यहीं पे हम डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दें, तो उससे 3 भी कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप अगर डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तब भी आपके ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेकंड लाइन है उसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड लाइन क्या है आपकी, उसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का करेंगे हम लोग। 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z। अब देखिए इसमें एलसीएम 4, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो हम लोग यहाँ करेंगे डिवाइड y, 12 हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइड y। तो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे हो गया मिस्टेक, ये यहाँ पे यहाँ लिखो डिवाइड बाई 12 यहाँ कर लो। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 इज इक्वल टू y/-12 इज इक्वल टू z/-3। क्लियर। तो अब यहाँ पे निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है a.b/√a1² प्लस b1² प्लस c1²। तो हमें उससे नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें उससे इजी पड़ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें कि वेक्टर v1 क्या मिलेगा आपको, तो वेक्टर v1 मिलेगा 3i प्लस 2j माइनस 6 के। वेक्टर v1 इसको इसलिए लिखा कि जो यहाँ पे आता है ये क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, तो उसको लिखा जाता है वेक्टर v1। वैसे v होता है लेकिन यहाँ लाइन है तो v1 v2 कर लेंगे। इसका हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे वेक्टर v2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2i माइनस 12j माइनस 3k।
अब यहाँ पे लगाना है आपको एंगल का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 इंटू मॉड ऑफ v2। ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तब देखो क्या मिलेगा। हम तो थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, चलिए ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला फिर से राइट कर लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 इंटू मॉड ऑफ v2। ठीक, तो अब यहाँ पे जो v1 वेक्टर निकला था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। I 3 2 -6, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं वेक्टर v1 3i 2j -6 के। ठीक, डॉट वेक्टर v2 भी एक बार देखना पड़ेगा। v2 है आपका 2 - 12 3। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 12j -3 के। वेक्टर v1 v2 हो गया। अब इनका यहाँ पे क्या करना है, इनका मॉड राइट करना है। तो पहले का मॉड क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 36, सभी का स्क्वायर करके ऐड कर लिया। इसका मिल जाएगा आपको 4 प्लस 1 4 4 प्लस 9। ठीक, इज इक्वल टू, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे देखो 3 2 जा 6 माइनस 12 2 जा 24 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा क्या हो गया 18 अपॉन अपॉन में ये आ जाएगा आपका रूट 49 इंटू रूट इनको ऐड किया तो 48 15 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 157। और आप ये देख रहे हैं 12 और 6 24 माइनस 24 क्या हो गया 0 अपॉन दिस, तो पूरा क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे आपको जो मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस π/2। तो थीटा इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया वो आ गया π/2। जब आप निकालेंगे डायरेक्ट तो जल्दी कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा राइट हो गया, आपका आंसर डी इसका राइट हो गया 15 वाले का। ठीक, आंसर इसका डी राइट हो गया 15 वाले का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये वाला हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो यहाँ पे एंगल दिए गए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया अल्फा बीटा गामा दिया गया है आपका। ठीक, तो जो एंगल दिए गए यहाँ से हमें क्या मिल गया अल्फा बीटा गामा। तो जो एक्स एक्सिस एंगल वो कितना दिया गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 और गामा इज इक्वल टू 45। तो डायरेक्शन रेशियो को जो होता है एल इज इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा, पहले एल निकाल दूं तो कॉस 90 और कॉस 90 इक्वल टू क्या होती है 0। फिर निकालेंगे हम लोग एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 135 और कॉस 135 होता है -1/√2। ये आ गया आपका एम। ठीक, अब इसके बाद हमको यहाँ निकालना है एन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या वैल्यू किसकी निकालेंगे एन की। ठीक, तो ये देखिएगा एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ये हो गया एन। तो इसमें उन्होंने पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग डीसी कहते हैं। तो क्या होते हैं एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा -1/√2 कॉमा 1/√2। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ये ए वाला मैच हो रहा है। इसमें दोनों प्लस हैं तो पहला 0 है तो ये वाला आंसर सही हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन को मान लीजिएगा आपसे कहा आपने कहा कि नहीं सर
एकदम विदाउट एनी कैलकुलेशन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए मैं कलर चेंज करके लिख दूं कि विदाउट एनी कैलकुलेशन अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, एक्स एक्सिस एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस एंगल कितना है 135, तो cos 135 क्या होता है -1/√2। जेड एक्सिस एंगल कितना है 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये लो, लो, बस विद इन सेकेंड आपका 2-3 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया, क्योंकि डिटेल भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे एकदम, तो विद इन 10 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, जैसे कि मैंने निकाल के बताया। बट उसके लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारा एम क्या होता है कॉस अल्फा, कॉस 90 0, एन एम कॉस बीटा 135, कॉस 135 -1/√2, गामा 45 कॉस 45 1/√2, ये हो गया एन, तो लो एल एम, तुरंत निकल के आ गया। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आता है 17। ठीक, अब ये आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये दिया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, बी अंडर कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में पी ए। वैल्यू पुट करो, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 7/10 अपॉन 4 अपॉन में कितना है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 × 15/4 × 10, ये इससे कैंसिल हो गया 2, आंसर कितना हो गया 7/8। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या हो गया सी। तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कह दिया इन्होंने ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये जो आ गया है ना, ये चीज आ गई, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट, पहले हम इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ राइट कर दे रहा हूँ मैं इधर, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, मैं यहीं से एरो ले लूँ तो ज्यादा सही है। ठीक, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू हो जाता है पी ए डॉट पी वी, बस ये हो गया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, डैश लगा है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है। इसके लिए हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहली प्रॉपर्टी है उसको हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं थर्ड प्रॉपर्टी, पहली नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अंडर कंडीशन ए। इसके लिए हो जाएगा ये 1 माइनस पी बी अंडर कंडीशन ए। ये थर्ड प्रॉपर्टी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। पहली है पी एस अंडर कंडीशन एफ इज इक्वल टू 1, पी एफ अंडर कंडीशन एफ इक्वल टू 1। सेकेंड है उनका इंटरसेक्शन की, और तीसरी ये है सॉरी सेकेंड है यूनियन में ए यूनियन बी अंडर कंडीशन सी, इस तरह से, और ये वाली है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी को लगा दिया तो 1 माइनस ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, इसकी जगह पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा ये पी ए। ठीक, 1 माइनस पी, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन बी क्या लिखा गया पी ए डॉट पी वी, इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पी ए डॉट पी वी, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका पी ए। अब ये पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा 1 माइनस पी वी, वैल्यू पुट कर लो 1 माइनस बी, पी वी कितना है 1/4, वैल्यू पुट किया एलसीएम लेके तो क्या आ गया आंसर 3/4। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक कर चुके हैं, सारे एमसीक्यू हमारे पूरे हो गए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19-20 के लिए एसेसर जो रीजन एसेसर और एसर्शन और रीजन दिया गया है। तो एसर्शन रीजन में पहला ए पार्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू
and R is the correct explanation of A. Both A and R true and R is not correct explanation of A, or A is true but R is false, और डी ऑप्शन है A is false but R is true। तो यहाँ पे assertion रीजन मतलब क्या होता है, जो हमारा एक assertion मतलब होता है कि स्टेटमेंट दिया जाएगा, assertion मतलब क्या है, स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसी के साथ में उसका एक रीजन दिया जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन 20 वाला आ गया, देखिए ये दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने जीरो इंटीग्रेशन 2 to 8 इंटीग्रेशन 2 to 8 10 माइनस √10 - x अपॉन √x प्लस √10 - x। अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी a टू बी एफ एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर यहाँ पे देखो हम ये प्रॉपर्टी लगा दें, बिल्कुल यूज हो जाएगी। जब 8 + 2 कितना हो गया 10, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, √x मिलेगा। ठीक, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व भी करके हम लोग, वो तो पहले तो ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये तो ट्रू है ही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये तो ट्रू है। बट ये ट्रू है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, तो इसके चेक करने के लिए इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखो सॉल्व करने में इसको आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 8 इंटीग्रेशन 10 - x अपॉन √x इंटू प्लस 10 - x dx। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसमें आई इज इक्वल टू, हम ये प्रॉपर्टी दी गई यही अप्लाई करेंगे। तो 2 से 8 प्रॉपर्टी होगी, 8 + 2 कितना हो जाएगा 2। जब 10 में से ये पूरा माइनस करेंगे, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखो 10 - x जब हम लोग राइट करेंगे, यही तो है, पूरा x जगह पे क्या है 10 - x, तो ये माइनस करने में 10 से 10 कट जाएगा, ये क्या बचेगा x। तो जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा √x बचेगा ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 10 - x और यहाँ पे फिर मिलेगा √x और ये dx। ठीक, अब यहाँ पे ये आई है और ये भी आई है, दोनों को कर लिया ऐड। दोनों ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं इंटीग्रेशन में, जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 8। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो हमें मिल जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 10 - x, दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे √x रहेगा, यहाँ भी क्या आएगा √x प्लस स्क्वायर रूट 10 - x dx। और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका यहाँ पे क्या बचेगा 2 से 8 और यहाँ पे आएगा 1 dx, और 1 dx की वैल्यू हो जाएगी x, और यहाँ पे 2 to 8। तो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में हमें मिल जाएगा आई, अभी यहाँ पे क्या है 2i, चलो 2i ही रखते हैं अभी। तो 2i इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 - 2 इज इक्वल टू 6, देन i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा ए भी क्या हो गया ट्रू, और एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया इसका आर। तो इसका जो आंसर हम लोग राइट करेंगे, आंसर इसका क्या राइट किया जाएगा, अब हम आंसर आपको दिखा दें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और आर दोनों ट्रू है, और आर इसका क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ए होगा। कलर चेंज कर लें, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए राइट आंसर होगा। अब एक बात और ध्यान दो, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पे हम एक टेक्निक और आपको बताना चाह रहे हैं। तो टेक्निक हम आपको बता दें, इसी स्लाइड को हम थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा इसमें समझाएंगे कि अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो देखेंगे इसको, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। ये जब आपका ये मिल जाए, या यहाँ पे मैं यूं कहें कि i इज इक्वल टू, जब इस तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे ऊपर लिखा है ना, इस तरह का क्वेश्चन मिले कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b और a टू b, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हो आपका f(x)
प्लस अपॉन में एफ एक्स अपॉन में यहाँ पे भी क्या हो, एफ एक्स हो प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का फॉर्म बने, और ये dx जब ये दिया जाए तो इसका आंसर आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो b माइनस ए अपॉन 2। ये एक टेक्निक है और ये टेक्निक पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले को देखो कि अगर हम देखें कि एफ एक्स हमारा क्या दिया गया है, √10 माइनस एक्स, सेम ये आ गया, बस में ना, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये क्या है, ये इसको माइनस किया गया ना, 10 माइनस ब्रैकेट में ही 10 माइनस एक्स, जब इसको ओपन करेंगे तो 10 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हमारा क्या मिल गया, रूट में चल रहा था तो इसको भी हम लोग किस में रखेंगे, रूट में, तो क्या आ गया ये रूट एक्स। यानी कि ये जो वैल्यू है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो वैल्यू है वो इन दोनों को a प्लस बी में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये वाला फॉर्म मैच हो गया। अब इसमें जब हम लोग आंसर राइट करेंगे, तो जब ये वाला आंसर राइट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट एकदम आंसर राइट करेंगे लोग। आई इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी का मतलब क्या है, अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 8, लोअर लिमिट कितनी है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, माइनस किया कितना हो गया 6 अपॉन 2, आंसर क्या आ गया 3। अगर एमसीक्यू है तो हम इस तरह पे भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं, तो ये आप टेक्निक याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर वही आ गया, ए कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, इट इज नॉन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द हेड कम्स अप इज 1/3। तो अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया पी एंड कंडीशन है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, बस आपको ये देखना है कि ये हमारा जो दिया गया वो सही है या रॉन्ग है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली दो कॉइन फेंके गए हैं, ठीक। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग टू हेड्स, ठीक है, इट इज नॉन दैट, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड की, और इफ इट इज नॉन, यानी ये हमारी कंडीशन किसमें हो गई, गिवन दैट में हो गई, ठीक है। जब ये कंडीशन गिवन दैट में होगी तो आपको मैंने बताया था कि जो कंडीशन गिवन दैट में होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एफ, ठीक। और जो कंडीशन हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको क्या मानेंगे, ई। तो ये तो जो कंडीशन आपकी गिवन दैट है, ये कंडीशन जो गिवन दैट है, ये क्या हो गया आपका, ई हो गया पूरा। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्म बनेगा, ये जो दिया गया फॉर्मूला, ये एकदम सही है, एफ अंडर कंडीशन ई, यहाँ पे दे दिया हमने, ई एफ होगा, इन्होंने एफ ई कह दिया। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ए भी राइट है और आर भी राइट है, लेकिन हमारा जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, ए सही होगा। यहाँ ऑप्शन दिए नहीं जाएंगे, ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे इसमें, जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया है। ये जो पैराग्राफ है यहाँ से हम लोग इसमें आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके मैंने 10 क्वेश्चन अभी हो गए, 10 पिछले वीडियो में हो गए, तो इसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो 20 से आगे के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग आगे बात करेंगे उन सभी पे, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग नमस्कार, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर आगे। ओके, बाय बाय।